नमस्कार, प्राइम नून एट 3 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। हेडलाइंस के बाद अब रुख करते हैं खबरों का। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में 13वें दिन की सुनवाई जारी है। केंद्र की तरफ से संविधान पीठ के समक्ष दलीलें पेश की जा रही हैं। आज सुनवाई के आगाज पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सरकार किसी भी समय चुनाव करवा सकती है। वोटर लिस्ट भी लगभग तैयार हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में चुनाव कब हो, ये राज्य चुनाव आयोग और केंद्रीय चुनाव आयोग को तय करना है। केंद्र सरकार ने संविधान पीठ से कहा है कि पहली बार 3 स्तरीय पंचायती राज सिस्टम जम्मू कश्मीर में लागू किया गया है। पहला चुनाव पंचायत का होगा। साथ ही सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि हमें इसे पूर्ण राज्य बनाने की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन मैं अभी भी पूर्ण राज्य के स्टेटस के बारे में कोई निश्चित समय अवधि बताने में असमर्थ हूं। यूनियन टेरिटरी की स्थिति एक अस्थायी स्थिति है। वहीं जम्मू कश्मीर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने क्या कुछ इस मामले पर कहा है, आपको सुनवाते हैं। पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर अमन, शांति, भाईचारा, खुशहाली चारों दिशाओं में है और ये नरेंद्र मोदी साहब की देन है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर खुशहाली के नए अध्याय लिख रहा है। G20 जैसे सम्मेलन सफलतापूर्वक जम्मू कश्मीर में हुए हैं। हर घर तिरंगा अभियान हो या जश्न आज़ादी का 15 अगस्त का हमारा राष्ट्रीय पर्व हो, पूरे जम्मू कश्मीर में जबरदस्त धूमधाम से मनाया गया है। आज जम्मू कश्मीर के लोगों का मान सम्मान और स्वाभिमान मोदी सरकार के कारण बढ़ा है। मोदी सरकार ने जहां लोकतंत्र को जम्मू कश्मीर में मजबूत किया, वहीं जम्मू कश्मीर में खुशहाली और विकास कार्यों को मजबूती के लिए मोदी साहब ने काम किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो विषय जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों के संदर्भ में रखा गया है, केंद्र की नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने पहले भी कई बार इस बात को कहा है कि जब चुनाव आयोग निर्णय लेगा, हमारी सरकार और भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनावों के लिए तैयार है। हमें विश्वास है जो काम मोदी साहब ने जम्मू कश्मीर में किए हैं, जो डेवलपमेंट चारों दिशाओं में जम्मू कश्मीर में हुई है, जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मिशन के साथ मोदी साहब ने पूरे जम्मू कश्मीर में काम किया है। यकीनन जब असेंबली के चुनाव होंगे, उसके बाद प्रचंड बहुमत के साथ जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस में बीजेपी की जीत होगी और यहां जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। माननीय उच्चतम न्यायालय ने जिस गंभीरता से केंद्र सरकार से जम्मू कश्मीर में चुनाव के बारे में और रियासत को बहाल करने के बारे में, रोड मैप के बारे में पूछा है, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद। और जो सरकार ने ये कहा है कि सरकार तैयार है और किसी वक्त चुनाव कराने के लिए सरकार जो है वो मान्य है, इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला करना है। इस पर हम ये कहना चाहेंगे कि ये बात तो 5 साल हो गए सरकार को कहते हुए, और सरकार, केंद्र सरकार पे लोगों को कोई विश्वास नहीं रहा, क्योंकि वो रियासत के बारे में वापस दर्जा बहाल करने के बारे में कोई माकूल जवाब नहीं देते। कभी कहते हैं चुनाव के बाद जो है वो देंगे, कब देंगे ये कोई पता नहीं, और ना ही चुनाव के बारे में वो कहते हैं चुनाव अप्रोप्रिएट टाइम पे होगा, इलेक्शन कमीशन को फैसला करना। हमको समझ नहीं आती कि इलेक्शन कमीशन या तो सरकार के जो नॉर्मलसी के दावे हैं उन पर सेटिस्फाइड नहीं है और सहमत नहीं है, या फिर इलेक्शन कमीशन को होमलिस्टिक क्लियरेंस नहीं देती। नहीं तो इलेक्शन कमीशन को जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है कि 5 साल के बाद भी चुनाव ना हो। सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसले हैं कि 6 महीने के अंदर यहाँ असेंबली भंग हो, चुनाव होने चाहिए। यहाँ तो 5 साल का रिकॉर्ड भी टूट गया। इसलिए हम मान लीजिए उच्चतम न्यायालय से ये उम्मीद करेंगे कि सरकार को टाइम बाउंड में कहीं पाबंद करेंगे कि चुनाव 6 महीने के अंदर होंगे, साल के अंदर होंगे, रियासत 6 महीने बहाल होगी, साल के अंदर बहाल होगी। एक टाइम लिमिट दी जानी चाहिए। जम्मू कश्मीर में जल्द अज जल्द चुनाव होने चाहिए असेंबली के। जम्मू कश्मीर को फौरी तौर पे रियासत का दर्जा बहाल होना चाहिए। आर्टिकल 370 और 35A पे सुप्रीम कोर्ट अपना निर्णय सुनाएगा, उसका इंतजार करेंगे। लेकिन
चुनाव के बारे में, असम्बली चुनाव के बारे में और रियासत के बारे में कोई विलंब नहीं होना चाहिए। और जब म्यूनसिपैलिटी के, वार्ड के, पंचायत के सारे चुनाव हो सकते हैं तो असम्बली चुनाव क्यों नहीं? या तो बीजेपी को भय और डर खाता हार का, या वो रिमोट कंट्रोल और प्रॉक्सी से जम्मू कश्मीर को चलाना चाहते हैं, उसी में उनको मज़ा है। जम्मू कश्मीर को हर लेके से यहाँ के रिसोर्सेज को लूटा जा रहा है। जम्मू कश्मीर के लोग चुनाव चाहते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट पे पूरा विश्वास रखते हैं। केवल स्टेटमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिछले 3 साल से देती रही है, कम से कम 3 साल से। अब हमें भी 2020 3 साल हो गए। मुझे लगा जब हम पहले दिन मिले थे तब भी टोटल हमें ये अंडरस्टैंडिंग दी गई थी कि इलेक्शन बहुत जल्दी होंगे जम्मू एंड कश्मीर में और स्टेटहुड भी बहाल हो जाएगी। तो दीज आर कैजुअल स्टेटमेंट्स। इसमें वो सीरियसनेस जो जम्मू कश्मीर का अवाम सोचता था कि सुप्रीम कोर्ट में कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कमिटमेंट करेगा कि कल इलेक्शन है, परसों इलेक्शन है, तो हमें भी पता है। इसमें कोई नई बात नहीं आई है और ऐसा भी नहीं है कि हमें कोई शक है कि इलेक्शन नहीं होंगे। तो 10 साल बाद भी हो सकते हैं, 5 साल बाद भी हो सकते हैं, 5 दिन बाद भी हो सकते हैं। It is a wild guess for anybody to say. So there is nothing new in this statement or nothing serious by this statement. क्यों पार्लियामेंट में कहा है? पार्लियामेंट सबसे बड़ा ऐवान है। पार्लियामेंट में भारत की सरकार ने कहा है, भारत के वजीर आजम ने कहा है, भारत के होम मिनिस्टर ने कहा है कि स्टेटहुड भी बहाल करेंगे और इलेक्शन भी करेंगे। नई बात नहीं है, लेकिन एक चीज इसमें मतलब मॉनिटर करने की जरूरत है। जब भी इसके बारे में पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कहा जाता था कि इलेक्शन होल्ड किए जाए, ये जवाब शायद आपको मिलता था कि ये इलेक्शन ऑफ इंडिया, कमीशन ऑफ इंडिया का काम है, गवर्नमेंट का नहीं। तो आज इसमें क्या फर्क है? मुझे कोई बहुत फर्क नहीं। देखिए मुझे इसमें कोई बहुत बड़ी फर्क नहीं लगती है। गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन हो या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, ये बात आप किस अंदाज में बोलेंगे, अंदाज बदल गया होगा। क्या आज गवर्नमेंट को, क्योंकि इलेक्शन कमीशन वहां नहीं है तो गवर्नमेंट को जवाब देना था, तो गवर्नमेंट के वकील ने जवाब दिया। लेकिन इसमें कोई नई बात नहीं है, इसमें कोई सीरियस बात नहीं है, इसमें कोई सीरियसनेस नहीं है। वो ऐसा ही है जैसा 2023 से सुनते आए हैं। तो ये तो होना ही है, एक दिन तो होना ही है। इस दुनिया में जो इंसान है उसको मरना ही है, ये ऐसा ही स्टेटमेंट है। मरना तो है ही उसको एक दिन। तो विदाउट रेस्ट्रिक्शन ऑफ स्टेटहुड इलेक्शन होना कुछ भी हुआ, हम जब कोई कंडीशनल देंगे वहां वही कहा जो पार्लियामेंट में कहा और वही आज भी। इसलिए मुझे कुछ नहीं लगता इसका कतन ये भी मतलब नहीं है कि मैं सोचता हूं कि यहाँ कुछ ही नहीं होगा। लेकिन दे विल चूज देयर ओन टाइम। मुझे नहीं लगता है कि अदालत की वजह से वो कुछ डिफरेंट करने जा रहे हैं। आगे बढ़ेंगे खबरों में। और इंजीनियर गुरमीत सिंह की पत्नी रविंद्र कौर ने पूरे मामले की जल्द जांच का आग्रह किया है ताकि उनके लापता होने और दुखद मौत के पीछे के कारण को सार्वजनिक किया जा सके। हमारे बारामूला संवाददाता सज्जाद हुसैन ने बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो एक विनम्र व्यक्ति थे और अपने कार्यों के प्रति समर्पित थे। उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों के साथ उनके नियमित कार्यों सहित सभी पहलुओं की जांच की जानी चाहिए ताकि घटना के पीछे की सच्चाई पब्लिक डोमेन में लाई जा सके। इंजीनियर गुरमीत सिंह 25 अगस्त की शाम से लापता थे। उनकी लाश 29 अगस्त को बरामद की गई थी। स्टेटमेंट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पिछले 3 साल। नाज़रीन, आज हम आए हैं इंजीनियर गुरमीत जी, जिनका इंतकाल पिछले दिनों हुआ, जो 25 अगस्त को लापता हो गए थे। और पुलिस ने उनकी जो डेड बॉडी है वो घंटामुला में है, जो रिजर्वायर वहाँ से पकड़ी थी। और कई लोगों के दिलों में खदशात हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ। आज हम डायरेक्टली आए हैं उनकी अहलिया के पास, उन्हीं से हम बात करेंगे कि अब वो आगे क्या चाहते हैं, ये क्या समझती हैं कि अब आगे क्या होना चाहिए उस बारे में। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। आप ये बताइए कि अब आप क्या चाहती हैं, क्या होना चाहिए? जी, मैं तो ये चाहती हूँ कि इसके लिए प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बल्कि इसमें सीबीआई भी इसको इन्वेस्टिगेट करे, तभी इसका कुछ नतीजा निकलेगा और पता चलेगा कि उनके साथ क्या हुआ। क्योंकि वो नॉर्मली अपनी मीटिंग से आए, पहले उनकी शायद ऑफिस में भी मीटिंग थी, वो दिन भर बिजी रहे, उसके बाद डाक बंगला में मीटिंग थी, वहाँ पे भी बिजी रहे अपना। फिर वो 5:30 घर आए,
क्योंकि दिन भर उन्होंने बिजी होने के इसमें लंच अपना भी नहीं किया था। तो घर आए उन्होंने चाय वाय पी, नॉर्मली हम सब ने बैठ के चाय पी, और फिर वो बोला कि मुझे ऐसे ऑफिशियल काम है, कुछ पेपर्स रेडी करने हैं तो मैं जा रहा हूँ। तो वो ऑफिस के लिए निकल गए। तो उसके बाद मुझे पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, क्या है, कोई कांटेक्ट नहीं हुआ मेरा, क्योंकि मैंने भी सोचा वो बिजी होंगे अपने काम में, तो मैंने भी उनको कॉल नहीं किया। तो मैंने 9 बजे के टाइम पे उनको कॉल किया, उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसी बीच में आपने देखना है कि भाई उनके साथ हुआ क्या, आखिर वो कहाँ चले गए। उनकी गाड़ी वहाँ इको पार्क से आगे पार्क हुई थी, तो वो कहाँ गए, वहाँ गाड़ी में नहीं थी, गाड़ी में फ़ोन भी गिरा हुआ था, वो भी फ्लाइट मोड पे था। तो अब इसके लिए मैं यही कहूँगी कि इसके पीछे जो लोग हैं उनको तो पकड़ना चाहिए ना। तो आप क्या समझते हैं कि कोई परेशान थे वो, या आपने देखा होगा कि किसी किस्म की परेशानी थी उनको जो एक्सट्रीम सेटअप लेने पे मजबूर हो गए, या कुछ और कहानी है इसके पीछे जो आपसे हम सुनना चाहेंगे? जी, वो बिल्कुल नॉर्मल थे। एक बंदा जो 4 चार्जेस लेता है, उनका कई बार तो यहाँ चार्ज, उड़ी में भी चार्ज, मतलब वो इतने चार्जेस संभालते हैं, उसके बगैर वो एक्स्ट्रा काम भी अपने करते हैं। जहाँ एससी को जाना होता है, जहाँ एग्जाम को जाना होता है, उन काम के लिए वो जाते थे। तो आप मुझे बताइए, एक बंदा ये हैंडल कर सकता है जिसको स्ट्रेस होगा? वो तो नहीं हैंडल कर सकता इतने ऑफिस का इतना बर्डन। सभी लोग ये समझते हैं कि एक स्ट्रेस में कोई बंदा हो तो वो हैंडल नहीं कर पाएगा। एक मीटिंग वो डीसी साहब के साथ इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग हैंडल करेंगे? तो इसके पीछे कुछ ना कुछ तो है कि जो उनको इस जगह तक लेकर गया। कौन लोग हैं जिन्होंने उनको यहाँ तक पहुंचा दिया? ये वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए, और हाई लेवल की जब इंक्वायरी होगी उसमें भी पता चल जाएगा। तो अभी तक मैं कहना चाहूँगा आपको कि पुलिस है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमारी है, उन्होंने कितना इस केस में तहकीकात की, और आप मुतमईन हैं क्या वहाँ उससे? जी हाँ, पहले तो जो केस था, मतलब जो चीज़ें उन्हें पहले दिन में करनी चाहिए थी या दूसरे दिन में करनी चाहिए थी, वो तीसरे चौथे दिन में जाके की, जबकि डीसी मैम ने इंटरवीन किया और वो हमारे घर आई और पूछा, तो हमने बताया कि रियल सिचुएशन क्या है। ये चीज़ें तो पहले डिपार्टमेंट को भी देखनी चाहिए थी। उनको मैम के साथ लाइजन करके, उनको उनके साथ कांटेक्ट करके बताना चाहिए था कि हमारा एक बंदा, हमारा एक ऑफिसर जो इतना हैंडल कर रहा है एक ऑफिस को, चार संभाल के रखे हैं, हर जगह वो पहुंचते हैं, हर जगह में वो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए वही हाजिर होते हैं, क्योंकि वो डेडिकेटेड थे, इंटेलिजेंट थे। तो वो उनको देखना चाहिए। तो आखिर में हम ये बात करेंगे कि आपको क्या तवक्का है, कि आपको क्या उम्मीद है कि पुलिस है या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, आप क्या चाहती हैं, आपका क्या चाहना है? मैं यही चाहती हूँ, जब पुलिस से अगर कोई चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं तो हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जब आज आप कितने दिन हो गए, मतलब कुछ चीज़ें तो क्लियर होनी चाहिए ना, कि आखिर वो गए कहाँ है, वो कैसे वो उस दरिया तक पहुँच गए। किसी ने मार के उनको वहां पे फेंक दिया, तो अगर ये पहले दूसरे दिन हुआ होता, या डिपार्टमेंट ने भी हाई लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन को बताया होता कि हमारे जो ऑफिशियल हैं वो मिसिंग है, क्या काम के लिए वो इम्पोर्टेंट थे, तो उनकी लाइफ इम्पोर्टेंट नहीं थी। ये भी उनको देखना चाहिए था ना। अगर उन लोगों ने उस प्रॉपर टाइम पे प्रॉपर स्टेप उठाए होते तो शायद मेरे हस्बैंड मेरे साथ होते। क्योंकि आप उनकी वाइफ हैं, आपसे कभी कोई बात शेयर की उन्होंने, उनको स्ट्रेस है या काम का स्ट्रेस है या किसी और का कोई स्ट्रेस है या कोई परेशानी है? स्ट्रेस के बहुत सारे तरीके बहुत होते हैं। एक होता है आप किसी फैमिली से स्ट्रेसफुल हैं, ये ऑफिस का स्ट्रेस होता ही है, और डिपार्टमेंट में उनकी चीज़ें चल रही थी, उनके डिपार्टमेंट में कुछ चीज़ें चल रही थी, तो मैं स्ट्रेस नहीं कहूँगी। एक बंदे को मजबूर कर देना किसी चीज़ के लिए, मतलब आप उसको हैंडल कैसे करेंगे उसको? ऐसा उनको कोई स्ट्रेस नहीं था, नॉर्मल थे, वो फैमिली में भी नॉर्मल थे। और हाँ, स्ट्रेस देने वाले वहीं के लोग थे डिपार्टमेंट के। मतलब आप एक ऑफिसर एक लीव मांग रहा है, आप उसको लीव नहीं देते हैं, वो जबरदस्ती फिर अपनी लीव रख के जाते हैं कि मुझे इंपॉर्टेंट काम है, मैंने जाना है। उन्होंने जो पुराने ऐसी थे, उन्होंने उनको लीव के लिए भी एक बार मना किया था, फिर ये ज़बरदस्ती उनको बोल के कि मैंने जाना है लीव पे, मुझे इंपॉर्टेंट है, मेरी बच्ची आई थी वहाँ पे, तो हम गए। उसके बाद जैसे ही वापस आए तो इनको उड़ी एडिशनल चार्ज दे दिया, जबकि इनको टीओ ये बारामूला भी थे, तो एडिशनल चार्ज उधर भी दे दिया। ये हैंडल कर सकते थे? ये तो टॉर्चर ही हुआ ना।
ये तो टॉर्चर है। एक बंदे को आप इतना सारा स्ट्रेस दे रहे हैं, इतना काम दे रहे हैं, खुद आप आराम से हैं, एट ईज हैं, हर आपका ऑड काम वो बंदा कर रहा है, तो वो वहाँ पंगा था कुछ, वहाँ पे इनको भेज दिया सॉल्व करने के लिए। क्या हर चीजें सॉल्व करने के लिए यही डेडिकेटेड ऑफिसर होते हैं? तो नाज़रीन, इंजीनियर गुरमीत सिंह जी की अहलिया जो है उन्होंने हमारे साथ बात की। उनका यही कहना था कि इस केस की तह में जाना चाहिए, अगर हो सकता है तो सीबीआई के ज़रिए इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, ताकि परत दर परत जो है इस केस की तहकीकात हो और ये पता चले कि आखिर इनकी मौत के पीछे क्या चीज़ें कार फरमा थी। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। और खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा, लेकिन यहाँ वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। आईएएस अफसर की वायरल चिट्ठी के मामले में शिमला पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने फर्जी पत्र की मूल कॉपी की बरामद। आरोपी मनोज ने फर्जी पत्र को किया था वायरल। 10 सितंबर को हिमाचल के दौरे पर आएंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे दौरा, साथ में मौजूद रहेंगे सीएम सुक्खू। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Headlines presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। आगे बढ़ते हैं ब्रेक के बाद। जम्मू में निर्वासित तिब्बती संसद के सदस्यों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि चीनी सरकार द्वारा तिब्बतियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। येशी डोलमा ने कहा कि चीन को हिज होलीनेस दलाई लामा के साथ बिना शर्त बातचीत शुरू करनी चाहिए और सभी तिब्बती कैदियों को बिना किसी शर्त के रिहा करना चाहिए। चीनी राष्ट्रपति के G20 बैठक में शामिल न होने की रिपोर्ट पर येशी डोलमा ने कहा कि चीनी राष्ट्रपति ने शर्मिंदगी से बचने के लिए बैठक में शामिल नहीं होने का फैसला लिया है, जबकि दावा त्सेरिंग ने कहा कि चीन विस्तारवादी नीति पर काम कर रहा है। उन्होंने समर्थन देने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। कुछ भी मालूम नहीं है, वो आने का प्लान सब बना दिया और इसके बाद उन लोगों को क्या प्लान हो गया ये तो हमको मालूम नहीं सर। क्या आपको लगता है कि चीन पर जिस तरह से उन्होंने वो मैप रिलीज किया था उसके बाद एक प्रेशर आ गया है, इसलिए शी जिनपिंग बचना चाहते हैं? क्योंकि ना मेरे ख्याल में लगता है कि चीन ने पहले मैप जो G20 सिट करने के पहले मैप जो लगा दे, उन्होंने चीन ने सोचा कि इंडिया पहले जैसे इंडिया सोचा। अभी तो इंडिया तो ऑलरेडी पूरा दुनिया से मशहूर है, इंटेलेक्चुअल्स इतना है और वो इसलिए वो डर गया लगता है। भारत से पूरा उम्मीद है, हमें संभाला है। हमारा जो मैंने पहले बोला है कि भारत की वजह से हम अभी जिंदा है, तिब्बत के इशू जिंदा है। जो तिब्बत की समस्या है ये तिब्बत अकेला का नहीं है, ये समस्या भारत की समस्या। जितना तिब्बत को नुकसान है उतना बराबर भारत का भी है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के G20 शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होने की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता ने कहा कि भारत ने सभी G20 नेताओं को आमंत्रित किया है, लेकिन चीन को अधिकांश देशों के साथ प्रॉब्लम है। तो अभी तक तो इस प्रकार की कोई सूचना शायद नहीं आई है। अगर वो करते भी हैं तो स्वाभाविक बात है कि एक गिल्टी कॉन्शियस तो हैं, पूरे विश्व के प्रति जवाबदेह हैं। रिश्ते सभी के साथ ठीक नहीं हैं, सभी लोग वहां पर मिलेंगे। और अभी हाल ही में जो अरुणाचल का जो नक्शा है वो उसके साथ जोड़ना, तो मुझे लगता है किस तरह से मुंह दिखाएंगे, उनको भी पता है कि हम गलत कर रहे हैं। तो अक्साई चीन में भी इस प्रकार की गतिविधियां उनकी चल रही हैं। कल ही वहां पर कोई टनल्स बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इन सभी विषयों को देखते हुए अगर स्किप करता है तो उसकी मर्जी है, लेकिन भारत ने सभी देशों का स्वागत किया है। तो
अब चाइना का क्या रुख बनता है ये आने वाले समय में पता लगेगा। और इस बीच बात करेंगे एक अहम खबर की। शिमला में आईएएस अधिकारी के खिलाफ वायरल पत्र का ये पूरा मामला है और आरोपी मनोज कुमार को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमानत मिल गई है। एसीजेएम प्रतिभा नेगी की कोर्ट से उन्हें जमानत मिली है और 3 दिन के पुलिस रिमांड पर उन्हें भेजा गया था। पुलिस ने इस फर्जी पत्र की मूल कॉपी बरामद कर ली है। अब पत्र लिखने वाले की तलाश की जा रही है। और तकरीबन 40 घंटों के बाद जलोगी में मलबा हटाने का काम शुरू हो गया है। पत्थरों के गिरने का सिलसिला रुकते ही मलबा हटाने की मशीनरी शुरू कर दी गई है। सबसे पहले टनल के मुहाने पर मशीनरी लगाई गई है। प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद है। इनका कहना है कि अगर पहाड़ी से और मलबा नहीं गिरा तो जल्द ही कार्य पूरा कर लिया जाएगा और इस हाईवे को रिस्टोर कर लिया जाएगा। वहीं बात एक और बड़ी खबर की करेंगे, जहां सीपीएस आशीष बुटेल का बयान सामने आया है। आपदा से जान और माल का बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। शहरों में निर्माण कार्यों पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। नुकसान पर सीएम से बैठक की जाएगी। हिमाचल में आई आपदा राष्ट्रीय आपदा है। भाजपा के सांसद ने किससे बात की है और केंद्र सरकार को गंभीरता से इस पर विचार करने की जरूरत है। और साथ ही सीपीएस आशीष बुटेल ने यह भी कहा है कि हिमाचल में आई आपदा को राष्ट्रीय आपदा केंद्र सरकार घोषित करे। और कुल्लू और मंडी के बीच सामरिक व्यापारिक दृष्टि से अति महत्वपूर्ण भूभू जोत टनल निर्माण कई दशकों से लंबित है। केंद्र में कई सरकारें आई और गई, लेकिन भूभू जोत टनल निर्माण के लिए सरकारों ने कोई ठोस कदम नहीं उठाए। कुल्लू और मंडी के बीच भूभू जोत टनल निर्माण से लेह लद्दाख सीमाओं तक सेना की आवाजाही के लिए करीब 70 किलोमीटर की दूरी कम हो जाएगी, जिससे सेना को रसद पहुंचाने के लिए समय और ईंधन की भी बचत होगी। तो भूभू जोत टनल का काम कई दशकों से लंबित पड़ा हुआ है और इसी को लेकर अब सवालिया निशान उठ रहे हैं। आपको बता दें, पठानकोट से लेह के लिए भी इस टनल के द्वारा लगभग 70 किलोमीटर का सफर कम हो जाएगा और सेना के कॉन्वॉय के लिए ये एक बड़ी यहां पर आसानी होगी। और इस बीच बात करते हैं एक बड़ी खबर की, जहां संसद के विशेष सत्र को लेकर यह बड़ा अपडेट है। 18 सितंबर से यह विशेष सत्र शुरू होगा जो 22 सितंबर तक चलेगा। 5 दिन के लिए इस सत्र को बुलाया गया है। 10 बिल इसमें पेश हो सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पोस्ट कर इसकी जानकारी दी है और एक विशेष सत्र संसद का बुलाया गया है। आपको बता दें, 18 से 22 सितंबर तक संसद का यह विशेष सत्र चलेगा। 5 दिनों के लिए इस संसद के विशेष सत्र को बुलाया गया है। साथ ही जानकारी के मुताबिक 10 बिल इसमें पेश किए जाएंगे और ये जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने पोस्ट कर साझा की है। तो संसद का एक विशेष सत्र 5 दिनों के लिए बुलाया जाएगा। 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया जाएगा। इसकी जानकारी संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने दी। आपको बता दें कि इसमें कुछ बिल पेश किए जा सकते हैं। कुछ 10 बिल ऐसे हैं जो इस संसद के विशेष सत्र में पेश किए जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। और बांग की खेती को वैध करने के लिए बैठक होनी है। कल दोपहर 3 बजे राज्य सचिवालय में ये बैठक होगी। कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी की अध्यक्षता में ये बैठक होनी है। आपको बता दें, इसी के मद्देनजर एक कमेटी का भी गठन किया गया था और देश के विभिन्न राज्यों का इस समिति ने दौरा किया है। विदेशों की नीति का भी ये समिति अध्ययन करेगी और अगर खेती हिमाचल प्रदेश में वैध हो जाती है तो 2000 करोड़ से ज्यादा का लाभ होने की उम्मीद जताई जा रही है। और इसी के मद्देनजर एक महत्वपूर्ण बैठक राज्य सचिवालय में कल दोपहर 3 बजे होने जा रही है। और इसी के साथ प्राइम नून एट 3 में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला जारी है। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।